पूरे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता, लेकिन दिल्ली में वैट भारी। जी हां, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती की गई। इससे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हो गए, लेकिन इधर दिल्ली में हरियाणा वालों को फायदा नहीं हुआ है और केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें बढ़ा दी हैं, जबकि खट्टर ने सिर्फ डीजल पर वैट बढ़ाया। पेट्रोल कंपनियों ने घोषणा की के बाद तेल की नई कीमतें लागू हो गई। तेल कंपनियों के दाम घटाने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए घटने के बाद भी 28 पैसे महंगा मिल रहा है। दिल्ली वालों को वैट का झटका लगा है। दिल्ली में केजरीवाल ने बुधवार देर शाम पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल 2 रुपए 68 पैसे महंगा हो गया। लेकिन तेल कंपनियों के 2 रुपए दाम गिराने से मार कम पड़ी। इस तरह तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में भी 2 रुपए की कमी की, लेकिन वैट बढ़ने से दिल्ली की जनता को वो फायदा नहीं हुआ जो मिलना चाहिए था। बढ़ा हुआ वेट वापस करें, वेट जो बढ़ाया उसे घटाएं। ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। केजरीवाल जी से डिमांड है कि दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, वेट को कम किया जाए और अपनी भावनाओं को जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करें। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली बार वैट बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सरकार का खजाना भरने के लिए ये जरूरी था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया गया कि नॉर्दर्न स्टेट जितने भी हैं उन सब में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब करीब एक जैसे रखे जाएं, जिससे जमाखोरी ना हो, जिससे स्मगलिंग ना हो। वहीं सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ऐसा सरकार के 526 करोड़ रुपए के प्रचार से जुड़े बजट के लिए किया गया है। दिल्ली जानी जाती थी हमेशा पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होता था और इसलिए यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते थे। दिल्ली वासी इससे खुश थे, लेकिन आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। अगर करप्शन खत्म हो गया है, दिल्ली सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है जिस तरह से, तो फिर ये वैट बढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर हम भी पैसे खा लेते। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में वैट संशोधन बिल 2015 पेश कर पेट्रोल और डीजल समेत कई चीजों के दाम बढ़ाने का रास्ता खोल दिया था। इसके तहत दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट की अपर लिमिट 30% कर ली थी, जिसमें पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी, पीएनजी, तंबाकू, सिगरेट, शराब और कुछ महंगे सामान भी शामिल थे। वैसे तेल कंपनियों के दाम घटाने के बाद हरियाणा ने भी उतना ही वैट बढ़ा दिया, यानी डीजल के दाम 2 रुपए 35 पैसे घटाए थे और राज्य सरकार ने 2 रुपए 35 पैसे वैट के तौर पर बढ़ा दिए, जिससे दाम में कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। वैट बढ़ाने को लेकर विपक्ष और जनता के निशाने पर आई केजरीवाल सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। तमिलनाडु की ही तर्ज पर केजरीवाल सरकार अब दिल्ली वालों को सस्ती दर पर खाना खिलाने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने आम आदमी कैंटीन योजना का शुभारंभ किया, जिसमें एक थाली की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए के बीच रखी है। दिल्ली में 7 रुपए की चाय मिलती है और अगर मलाई मार के मांग लें तो 10 रुपए की हो जाती है। तो बिल्कुल सही है, यही दिल्ली में आज हालात हैं कि चाय भी अगर 7 से 10 रुपए की मिले तो आम आदमी कैसे यहाँ पर काम करेगा, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा। ऐसे प्रयास दूसरे राज्यों में हुए और बहुत सफल हुए, जहाँ पर 5 रुपए से कम पर भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना दिया जा रहा है। इच्छा शक्ति की कमी थी अब तक दिल्ली में, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। कई पत्रकारों ने पूछा कि खर्चा कितना आएगा। जो हमने अभी तक बाकी राज्यों के मॉडल देखे हैं, अब हमारा कितना खर्चा आएगा उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जैसे मैंने कहा कि वर्कआउट किए जा रहे हैं। सही मात्रा में मिले, क्वालिटी फूड मिले, न्यूट्रिशियस मिले, उसके लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस, मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस तैयार किए जाएंगे। और मुद्दे से जुड़े हैं सवाल, और जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो सवाल ये कि क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार सस्ते खाने का बोझ जनता पर डालेगी? दूसरा सवाल उठ रहा है कि 526 करोड़ का फंड प्रचार के लिए, तो फिर सरकार के पास पैसा क्यों नहीं? तीसरा सवाल, बीजेपी ने आज वैट के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया, फिर हरियाणा में वैट क्यों बढ़ाया? और चौथा सवाल, बीजेपी ने अपने सहयोगी अकालियों को वैट बढ़ाने से क्यों नहीं रोका? ये पंजाब से जुड़ा था मुद्दा। पांचवा, क्या सरकारी खजाना भरने के लिए सरकार के पास वैकल्पिक योजना नहीं है? ये 5 सवाल। और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ।
थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्नोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं बीजेपी एनर्जी सेल के राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र तनेजा जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार और अकाली दल नेता हरिचरण सिंह बैस जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर विनोद जी, जो ये फैसला लिया गया, विनोद जी से शुरू करते हैं। विनोद जी, ये जो फैसला लिया गया, इसमें आप क्या मानते हैं? एक तरफ तो सस्ती कैंटीन का फैसला है, दूसरी तरफ यह है कि सरकार ने वैट के तहत जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, अब इसको कैसे बैलेंस कर रही है सरकार? आप इसे मानते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है क्या ये? नहीं, देखिए ऐसा है कि वैट बढ़ाने का फैसला मुझे लगता है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए, रिसोर्स संसाधन जुटाने के लिए दिल्ली सरकार के पास यही सब तरीके हैं कि भाई वैट बढ़ाएं। और क्योंकि यहाँ कोई एग्रीकल्चर इनकम तो है नहीं जी, और दिल्ली एक ट्रेड सेंटर है, और ट्रेड सेंटर होने के नाते आप वैट बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से। लेकिन मुझे बड़ा एक आश्चर्य है कि इनका जो इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने कहा था, वादा किया था कि 5 साल में दिल्ली में सबसे कम वैट करेंगे, हम ये स्थिति कर देंगे कि दिल्ली में। अब ये फैसला जो है ये उससे उल्टा है। तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने में और सरकार जब बनाने से पहले की स्थिति का जो फर्क होता है वो शायद आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया है कि जिस वक्त आप विपक्ष में थे तो आप वो सारी आलोचनाएं करते थे, आपने बड़े बड़े लंबे लंबे लाइनें खींच दी, ऐसे मानदंड रख दिए कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और सारे नेताओं को आपने उन सबकी आलोचना की। आज आप सुरक्षा भी ले रहे हैं, आज आप गाड़ियां भी ले रहे हैं, आप घर भी ले रहे हैं, यानी जो सारे मुख्यमंत्री करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए कई चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन आपने अपने जरिए जो अपने मानदंड जो तय किए थे, अब आपको उन्हीं मानदंडों से पीछे हटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठना लाजमी है, ये मुझे लगता है। और इसका असर वैट का, निश्चित रूप से चीजें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी। खाली पेट्रोल डीजल से ही नहीं, जब वैट आपका बढ़ा है तो सारी चीजों पर बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के साथ साथ हर चीज बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। अब जहाँ कैंटीन की बात है, ये टोकनिज्म है। कैंटीन, आप कितनी कैंटीन दिल्ली में खोलेंगे? तो कैंटीन टोकनिज्म है। हमारे साथ राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के। राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघव, ये बात हो रही थी कि जो आपने जो बढ़े हुए बिल हैं, जैसे तरह से अभी अग्नोत्री जी कह रहे थे कि तमाम चीजों के पीछे जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फेल होती हुई नजर आ रही। महंगाई बढ़ेगी, आपने वादा किया था अपने इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट में कि हम वैट लोएस्ट रखेंगे, लेकिन वो नहीं आप वादा पूरा कर पाए। कौन से वादे पे फेल हुए हम? आपने कहा था वैट हम लोएस्ट करेंगे। उस पे मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। उसके अलावा कौन से वादे पे फेल हुए? अभी मैं सुन रहा था विवेक जी कुछ बता, विनोद जी कुछ बता रहे थे, कौन से वादे पे फेल हुए? भाई, जिस पॉलिटिकल कल्चर की आप बात कर रहे थे, आज आप वही नहीं, आप मुझे ये बताइए कौन सा मैनिफेस्टो में वादा था जिसपे आम आदमी पार्टी फेल हो गई? नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ वादों में हम तो वैट पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरा तो कहना है, आप काफी सारी चीजें बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप कि नेता कहते थे हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम सरकारी फ्लैट नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। आप कागज दिखाइए जहां बोला सरकारी फ्लैट नहीं लेंगे। भाषणों में देखिए, मैं यही अच्छा ये कह दीजिए जुमला था, ये भ्रम फैलाया जाता है। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भ्रम फैलाया जाता है। हमने कहा हम बड़े बड़े सरकारी बंगले नहीं लेंगे, बंगला नहीं लिया। हमने कहा सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं ली। दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती, हम कम से कम 10 बारी मुख्यमंत्री साहब चिट्ठी लिख के दे चुके हैं हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। दिल्ली जबरदस्ती दिल्ली पुलिस सुरक्षा देती है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी मूवमेंट, तो उसमें भला हम क्या करें? हमने तो नहीं ली ना, पहली चीज। दूसरी चीज, आज वैट की ये बात करें, देखिए वैट पे मैं स्पष्टीकरण दे दूं, अभी बहस शुरू हो रही है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए। तमाम उत्तर भारत के वित्त मंत्रियों ने मिलकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वित्त मंत्री भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर यह तय करा कि एक रूपता और समानता के सिद्धांत के अनुसार एक वैट रखा जाए, वैट पैरिटी रखी जाए, ताकि डीजल और पेट्रोल की डिफरेंशियल प्राइसिंग के चलते जिस प्रकार की व्यापारिक अपराध होते हैं, ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज होता है, उस पर लगाम कसी जाए। आज वैट में बदलाव करा गया केवल पेट्रोल और डीजल पर, वो बदलाव केवल दिल्ली सरकार ने नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा, पंजाब में भी हुआ, कांग्रेस शासित हिमाचल में भी हो रहा है, हो गया है, चंडीगढ़ में भी होने वाला है। तो ये नहीं कि केवल दिल्ली सरकार का इकलौता डिसीजन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ गई, इससे ये हो गया, कमर टूट गई, मैं आपको एक बात जो आपको नेट इफेक्ट ये बता देता हूं। 14 जुलाई 2015 यानी कि कल, जो डीजल का और पेट्रोल का दाम था, 15 जुलाई 2000
15 यानी कि आज उससे कम है, डीजल 50 पैसा कम है और पेट्रोल केवल 28 पैसा बढ़ा है। तो महंगाई की जहां तक बात है, जितनी महंगाई कल थी उतनी आज है। तो जिस प्रकार से इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि नहीं जी ये हो गया, कमर टूट गई, इस प्रकार का भ्रम ना फैलाया जाए। जिस प्रकार से हमने बजट लाया वो एक बजट भी ऐसा है जिससे महंगाई पे लगाम लगेगी। हमने वैट किसी भी वस्तु पे नहीं बढ़ाया। आज वित्त मंत्रियों ने, पूरे उत्तर भारत के वित्त मंत्रियों ने, 7-8 वित्त मंत्रियों ने, अलग अलग सरकारों और पार्टी के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह तय करा कि एक समानता लाई जाए ताकि जमाखोरी और अन्य ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज से पनप रही ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस पे लगाम कसी जाए। ये एक सिंपल सा एक वैट का जवाब है। जहां तक अन्य सवाल और पूछे जा रहे हैं, आप एक एक करके मुझसे घर सिक्योरिटी पूछेंगे, मैं सब पे जवाब दूंगा, परंतु ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो दे दी जाती है कि फेल हो गया, ये हो गया, ये उचित नहीं है। तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आलोक जी हाथ उठा रहे थे। जी आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज आपने सड़कें दिल्ली की बहुत गर्म करी, आप कांग्रेस ने। मैं समझता हूं भाषण खत्म हो गया आम आदमी पार्टी का, तो अब तथ्यों पर बात कर लें। नहीं, आपको ये भाषण लग रहा था क्या? इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट अपना भूल गए, 70 पेज का आया था, उसमें नहीं कहा था कि लोएस्ट हमारा रहेगा। और जो कह रहे हैं कि महंगाई पर लगाम लगी है, मैं अभी रिंग रोड से आ रहा हूं, कई घोड़े पड़े हुए हैं महंगाई के जो है ना, वो बांध के इन्होंने लगाम पे पूरे कस के फेंक दिए हैं। तमाम चीजें दिल्ली में सस्ती में और मुफ्त मिलनी शुरू हो गई हैं। दाल जो है वो तो बहुत ही सस्ती फ्री कर दी है इन्होंने, एक पाउच के साथ एक फ्री कर दिया इन्होंने। देखिए, इस तरह से भाषण देने से कुछ नहीं होता है। विनोद अग्निहोत्री जी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, मैं बताता हूं कब कहा था इन्होंने। जिस समय पर केजरीवाल जी पिछला चुनाव 2013 का लगे तो 10 रुपए का एफिडेविट बटा था नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में। क्या लिखा था? और उस कंस्टिट्यूएंसी में लिखा था कि हम वीआईपी कल्चर को समाप्त करेंगे। वीआईपी कल्चर सुन लीजिए ना यार, अब आप उत्तर तो सुन लीजिए ना। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना के भी वीआईपी कल्चर नहीं है। पुरानी एम्बेसडर बेच के नई इनोवा। क्या लिखा था? अरे यार सुन तो लीजिए ना। एक नई गाड़ी नहीं खरीदी। कौन सी इनोवा खरीदी? इनोवा नई गाड़ियां नहीं आई। नहीं, हमने कहा खरीदी। मैं आज आपके चैनल पे हमने नहीं खरीदी। आपकी कौन बात कर रहा है? आप कौन है? सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार ने खरीदी कि नहीं खरीदी ये बताइए मुझे। क्या उसमें आपके मंत्री बैठे हैं कि नहीं बैठे? अधिकृत तौर पे जो लोग एक गाड़ी में बैठकर आए थे, क्या वो अगले दिन इनोवा में बैठे नहीं नजर आए थे? अधिकृत वीआईपी कल्चर तौर पे आपके चैनल पर बता रहा हूं। देखिए राघव जी, मैंने पूरी बात आपकी सुनी, एक गाड़ी भी नहीं खरीदी। अब आप शांति से सुनिए। एक्चुअली इनकरेक्ट कह रहे हैं लोग जी। क्या नई इनोवा में नहीं आपके मंत्री घूम रहे हैं? मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मंत्री इनोवा में घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए मुझे। मैं दे देता हूं। आलोक जी सुन लीजिए बात। मैं आपको अधिकृत तौर पे ये बता रहा हूं। अधिकृत तौर पे मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या आपके मंत्री इनोवा में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं। और क्या होता है? सरकार 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए, लाखों 14 फरवरी का बिल आता है बिजली का। और आप कहते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं। महंगाई के ऊपर लगाम लगा के आपने आवाज दबाई जा रही है। आपने पूरा भाषण दिया, पूरे हिंदुस्तान ने शांति से सुना। अब आप सुनने की आदत डालिए। 1000 करोड़ रुपए अधिकृत तौर पे एडवर्टाइजमेंट के लिए। वीआईपी कल्चर क्या होता है? आलोक जी बात सुन लेते हैं। 26 करोड़ एक मुश्त एनआईटी में है, उसके बाद एजुकेशन का, हेल्थ का और तमाम सारे जितने बजट है काउंट कर लीजिए। अगर 1000 करोड़ से ऊपर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आप हंसिए जोर से। IBM 7 के दर्शक और दिल्ली के लोग समझेंगे कि उनकी काड़ी कमाई से आप क्या कर रहे हैं और आप हंस भी रहे हैं। आपने विरोध जी के ऊपर प्रश्न उठाया, मैं सारों का विरोध जी के ऊपर आप मुझे केवल ये बताइए कि इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट नहीं कहा था और पत्रकार तो सवाल पूछेगा रहेगा। फिर अगर आपकी नीयत इतनी साफ थी तो आप बताइए अपने बजट में क्यों नहीं बढ़ाया? आलोक जी ने 2 सवाल उठाए, मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। आलोक जी मुझे बात रखने नहीं, आपने कहा कौन कौन सी चीजों पर हम वाईफाई दे दिया आपने? फ्री 2 चीजें मैं आपको फ्री वाईफाई दे दिया आपने पूरी दिल्ली में? कहीं नहीं आया, दिल्ली में दिखाइए, एक जगह भी नहीं है। सुनिए आप केवल जुमलों की सरकार चला रहे हैं। अगर हमारी आवाज दबाई जाएगी, सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे बात होगी? आपकी झूठ पूरा देश सुन रहा है। राघव जी बताइए। आपने कहा परिवारवाद नहीं होगा। 2 सवाल उठाए गए, मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज इन्होंने कही कि हमने ये कहा कि वैट की रिजीम लोएस्ट रहेगी, हमने इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट पे रखा। आज भी दिल्ली की दरें पूरे देश के मुकाबले लोएस्ट हैं, वादा बिल्कुल बरकरार है। दूसरी चीज दूसरी चीज इन्होंने आरोप लगाया कि हमारे मुख्यमंत्री ने नई गाड़ी खरीदी सरकार में आते। मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, दिल्ली सरकार 14 फरवरी 2015 को बनी, हमारी सरकार ने एक भी गाड़ी नहीं खरीदी। हमारी सरकार, दिल्ली सरकार ने एक भी गाड़ी नहीं खरीदी। अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार 14 फरवरी 2015 को बनी। वो गाड़ी नहीं खरीदी। जिस गाड़ी पे मिली वो कांग्रेस पार्टी झूठा प्रचार, ना कमरे चाहिए, बंगला चाहिए। आलोक एक मिनट, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। नहीं, राघव कैसे बात कर रहे हैं? आप मेहमान है हमारे, आप मेहमान है हमारे साथ रहेंगे।
सवाल ये राघव जी ये पूछ रहे हैं कि वो गाड़ी फिर कौन सी गाड़ी, जिसमें गाड़ी दिखते वो कौन सी गाड़ी है? देखिए वो हरियाणा सरकार ने दिया आपको। मैं जवाब तब दे सकता हूँ जब मुझे बोलने दिया जाए। अगर हमारी आवाज दबाई जाएगी, छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, हमारी आवाज दबाई जाएगी। बेचारे बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। सच्चाई छोटी पार्टियां है कि हमारी दिल्ली सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को। मैं आपको अधिकृत तौर पर यह कह रहा हूं और आपके चैनल से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक भी गाड़ी नहीं खरीदी। ये झूठा प्रचार है, ये झूठा प्रचार है, ये कांग्रेस और बीजेपी का झूठा प्रचार है। वो गाड़ियां कहां से आ गई? नहीं, आप वो छोड़िए, वो शीला दीक्षित जी से पूछिए ना, वो जो गाड़ियां खरीदती थी वो कौन सी गाड़ी है? कोई गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए। आलोक जी फिर अब रुकिए। तो फिर राघव ये सवाल उठता है, आपने पुलिस नहीं मांगी, आपने सुरक्षा नहीं मांगी, आपको जबरदस्ती दी गई, आपने गाड़ी नहीं मांगी, आपको गाड़ी दे दी गई। नहीं, गाड़ी कहां दे दी गई? कौन सी गाड़ी दी? नहीं, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में शीला जी ने बनाया इनके, इन्होंने नहीं बनाया। सुरक्षा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी शो के बाद तुरंत उपलब्ध करा दूंगा कम से कम 10 चिट्ठियां जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लिख चुके हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी लिख चुके हैं कि कृपया कर मुझे सिक्योरिटी मत दीजिए, ये सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए, ऊपर वाला मेरा रखवाला है। तो जबरदस्ती देखा, अब जबरदस्ती नहीं होता है, अब जबरदस्ती देखिए, ऊपर वाले का अपमान करेंगे कि ऊपर वाले का कोई अपमान नहीं कर रहा है, ऊपर वाले की बात आपने कही है, अपमान करेंगे। मैंने हमें विश्वास है, आपने कहा है कि सिक्योरिटी ऊपर वाला देगा। नहीं आलोक जी उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ऊपर वाला। राघव जी की बात पूरी होने दीजिए। ये तो चाहते हैं कि लोग चलते हुए केजरीवाल जी को थप्पड़ मारें, इनको सिंपैथी मिले। कह रहे देखिए बेचारे मुख्यमंत्री के गाल पे थप्पड़ रसीद हो गया है, अब देखिए फिर ये बेचारा बने, फिर ये जनता के बीच में जाए। आलोक जी गरिमा बनाएंगे हम लोग। दूसरी बात नरेंद्र जी, पहले मैं अपनी बात को बिल्कुल नाटक बना दिया दिल्ली को। देखिए हम इस चिल्लम नाटक कंपनी आ गई है यहाँ पर राज करने के लिए। मैं आपके स्पष्ट जनता के सामने रखना चाहता हूँ, इस चिल्लम चिल्ली में मैं नहीं जीत सकता। 1000 करोड़ का बजट, 26 करोड़ से 1000 करोड़ में बजट पहुंच गया। ना कोई बजट बढ़ाएगा, ये भी झूठा प्रचार है। बजट बढ़ा, नरेंद्र जी एडवर्टाइजमेंट का ना बजट बढ़ा है, ना गाड़ियां खरीदी गई हैं, ना सिक्योरिटी ली है, ये झूठा प्रचार, केवल झूठा झूठ बोलते रहते हैं। भ्रम फैलाते रहते हैं। और वैट पे मैंने स्पष्टीकरण दिया आपको। प्रतीक जी यही राघव जी थे जो 10 दिन पहले कह रहे थे कि वैट जो है 20 से 30% किया, हमने बढ़ाया नहीं, अभी आज बढ़ गया ना। अरे वो जो वैट वो देश को गुमराह करते हुए कहां ले जाएंगे? अच्छा हिमाचल सरकार ने क्यों बढ़ाया? हिमाचल सरकार कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार ने क्यों बनाया? आपके वित्त मंत्री हमारे पास आए कि जी बढ़ाना है, आपके वित्त मंत्री क्यों आए? बीजेपी ने क्यों बढ़ाया? पंजाब हरियाणा में क्यों बढ़ाया? आपको समझना पड़ेगा। समानता और जनता का दिल नहीं जीता चाहता। आप बताइए ना, पार्टी आज असेंबली से समाप्त। कोई बात नहीं, 15 साल तक दिल्ली में विकास किया है, हमने नौटंकी और ड्रामेबाजी नहीं की आपकी तरह। समाप्त हो, इसी को बरकरार रखेंगे। आपकी जनता की ड्रामेबाजी नहीं की है। स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। आलोक जी मैं आपको शांत करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम दोनों लोगों को शांत करता हूँ। नरेंद्र जी सवाल इस बात का है जो अभी राघव सवाल उठा रहे थे, जहां इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय ईरान का इफेक्ट हुआ था, पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम हो रहे हैं, कोई इतनी भारी मांग दिखाई भी दे रही है यूरोपियन मार्केट में ना अमेरिका में, कम हो रहे हैं, उसके बनस्पत यहां पे बढ़ाए गए तो फायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा, ये सवाल है नरेंद्र जी। देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि वो ये राघव चड्ढा इतने सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति होते थे, रेडियो झूठिस्तान हो गए हैं, किसी को बोलने नहीं देते और साथ में सिंपैथी कलेक्ट करना चाहते हैं। बड़ा दुख होता है कि एक अच्छे व्यक्ति जो है उन्होंने अपना किस तरह से डीजनरेशन कर लिया सिर्फ इसलिए कि राजनीति में उनको कुछ पॉइंट में। राघव ऐसा मत करिए, आप अच्छे व्यक्ति थे, आपको क्या हो गया? रेडियो झूठिस्तान हो गए, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, आपके आंकड़े झूठ, आपके तथ्य झूठ, आपकी बात झूठ, आपकी सब बात झूठ। तो मैं आपसे बहस करना समय वेस्ट करना है। मुझे आपका प्रोपेगेंडा खत्म, आप मुझे बात करने दीजिए। आपका रेडियो झूठिस्तान बंद करिए, मैं बताऊं आप कौन सी कंपनी के लिए काम किया करते थे?
मैं बताऊं आप कौन सी कंपनी के लिए काम किया करते थे? मैं उसको बताऊं कि कौन सी पेट्रोलियम लॉबी के चलते आप क्या बयानबाजी देते थे मीडिया में? मैं भी बहुत कुछ चीजें रख सकता हूं जनता के सामने। बताइए आपको जो बताना है, आप बताइए। रेडियो झूठिस्तान, रेडियो झूठिस्तान छोड़िए, ये बताइए आप कौन सी कंपनी के लिए काम किया करते थे? कौन सी कंपनी के लिए पेट्रोलियम के लिए बातें किया करते थे? पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाए, बंद करिए। कौन सी कंपनियों को फायदा पहुंचाया करते थे? बताइए ना जनता को चैनल पर। आप क्यों नहीं बता रहे? पर्सनल अटैक आपको करना है, आप करिए, ये आप करते हैं। आपका यही चरित्र है, आपका चरित्र, ये आपकी पार्टी का चरित्र है। आप बात करने दीजिए। आलोक जी 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 बोलिए, नारायण जी आप बोलिए। मुद्दे पे आइए। देखिए दिल्ली जो है, देखिए दिल्ली संपन्न राज्य है। दिल्ली को, अगर दिल्ली का आप इतिहास उठा करके देखें, इतना ज्यादा वैट बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। 25% रेवेन्यू की खुद सरकार ने बात करी है, खुद सरकार ने कहा है कि वो करना चाहती थी। मुझे और दिल्ली की तुलना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकती। उनका पर कैपिटा इनकम और सरकार की आय इतनी नहीं होती है। तो दिल्ली के अंदर और लोगों की समस्याएं होती है, सिर्फ इसलिए कि आप प्रचार के लिए आपको 550 करोड़ रुपया चाहिए। आपको व्यक्तिवाद की राजनीति को चमकाना है, और आपको व्यक्तिवाद की राजनीति चमकाना है, आपको पर्सनैलिटी कल्ट को चमकाना है। इसलिए आपने वेट बढ़ाया है, इसलिए आपने वेट बढ़ाया है। वेट आपको इसलिए चाहिए जिससे आप प्रोपेगेंडा कर सकें। वेट आपको इसलिए चाहिए जिससे आप प्रचार कर सकें। वेट का पब्लिक से पैसा लेकर के आप जो है लोगों की पर्सनैलिटी चमकाना चाहते हैं, राजनीति जो गलत है। मेरा ये कहना है वो गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में वैट बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। क्यों दिल्ली के गरीब लोग, मध्यवर्गीय लोग आपको कुचल रहे हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं? राघव है, मेरा सिर्फ राघव आपसे ये कहना है, आप इसको नहीं करने की जरूरत है। आप जरा दोबारा इसको वैट को वापस लीजिए, वैट को वापस लीजिए। आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए। नरेंद्र जी वो 526 करोड़ का जो बजट है उनका, उस पर हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, और कभी मौका लगा उस पर पूरी बहस उसी पे करेंगे। लेकिन सवाल इस वक्त का यह है कि एक राघव चड्ढा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी राघव, मैं 2-3 चीजें रखना चाहता हूं और उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणियां तो ये बहुत करते हैं, मैं भी इनके बारे में बता सकता हूं। ये कौन सी कंपनी के लिए काम किया करते थे, क्या प्रचार किया करते थे, कौन सी पेट्रोलियम कंपनी का साथ दिया करते थे, किस प्रकार की बातें करते थे। एक मिनट, मैं नरेंद्र जी के बारे में भी बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां कर सकता हूं। जहां तक वैट की बात है, जहां तक नरेंद्र जी का सवाल है, मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूं। आपने कहा था महंगाई पर, देखिए अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में दाम घटे 60%, $115 प्रति बैरल रेट थे जब बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी रेट गिरे $45 उसी पे आ रहा हूं, सुन लीजिए। आज ये बहुत बढ़िया है, बीजेपी कांग्रेस हमें बोलने ही नहीं दे रहे। कैसे बात है? बड़ी रोचक स्थिति है, बड़ी रोचक स्थिति है। आप कह रहे हैं कांग्रेस मुझे बोलने नहीं दे रही है, बीजेपी मेरी सुन नहीं रही है। अकाली दल पूछ लेते हैं, अकाली दल से पूछ लेते हैं, अकाली दल से पूछ लेते हैं। हरिचरण जी बैठे हैं हमारे साथ। हरिचरण जी, ये जो पूरी बहस है इसमें ये बात हो रही है, वैट को लेकर बात है। वैट बढ़ा, वैट जो 20 से 25% कर दिया, अब यहाँ 2 रुपए जो सस्ता दर जो मिलना चाहिए था, महंगाई को लेकर बात हो रही थी, उस पर आपका क्या टेक है हरिचरण जी? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोग्राम शुरू हुए कम से कम 25 मिनट हो चुके हैं। जी जी जी। और मैं नहीं समझता कि किसी को ये याद भी रहा होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल याद है हरिचरण जी, बिल्कुल याद है। इस तरह से हम बात कर रहे हैं, इससे तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात है, जो इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें अच्छा है बुरा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स सही है या नहीं है, उसके बारे में तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है उसका नहीं है। जहाँ तक पंजाब का संबंध है, मैं समझता हूँ, मैं विनती करता हूँ सभी से कि हम गलत हो सकते हैं, सरकारें भी गलत हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी गलत हो सकती हैं, लेकिन उसके बारे में बात तो कम से कम हम तहजीब से करें। लोग हमें देख रहे हैं। तो यहाँ तक पंजाब का लोगों को कुचल दो और तहजीब भी सिखाओ। समझौता हुआ था लास्ट मंथ में। नहीं, चलो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पर आइए ना। आपने वैट क्यों बढ़ा दिया? आपके मैनिफेस्टो में और बीजेपी के लोकसभा के मैनिफेस्टो में था कि हम महंगाई को कम करेंगे, आपने वैट क्यों बढ़ा दिया? पंजाब तो एग्रीकल्चरली और एग्रो इंडस्ट्रीज में सबसे आगे है। जी बताइए हरिचरण जी, आप बोलिए। हर चीज पे कांग्रेस को घेर लीजिए बस। आलोक
जी जी हरचरण जी, हरचरण जी बोलने दें। बिल्कुल बोलिए, बोलिए आपने क्यों बढ़ाया? मुझे बोलने देंगे तभी बोलूंगा ना मैं। हाँ, जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक ही फैक्टर था, एक ही सिर्फ फैक्टर था कि जो 5 राज्य थे इनमें एक बड़ी देर से एक समस्या आ रही थी कि जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं स्टेट्स को जो ज्वाइन करती है यहाँ, तो वहाँ अक्सर ये होता था कि जिस स्टेट के प्राइसेस कम होते थे लोग वहाँ से जाकर पेट्रोल डलवाते थे, और जो अनइवननेस होती थी, पैरिटी ऑफ प्राइसेस नहीं थी, एक स्पेस इवन नहीं चल रहा था, उसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था सभी स्टेट्स को। इसीलिए सभी स्टेट्स ने, अकेले पंजाब ने नहीं, सभी ने, जिसमें आम आदमी पार्टी की स्टेट्स भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, हमारी भी है, तो इस सभी ने मिलकर बैठकर एक फैसला किया है। तो उस फैसले के ऊपर ना तो हमें कोई आपत्ति है, ना आम आदमी पार्टी को है, ना प्लेन लेवल फील्ड करना था और इवन रेट करने थे, तो आप सब लोगों ने घटाए क्यों नहीं? कांग्रेस भी घटाती। बात करना, आप मुझे बात नहीं, आप मुझे और 5% और बढ़ा दीजिए और प्लेन लेवल फील्ड हो जाएगा खेलने के लिए। दिल्ली के डीलर्स तो हड़ताल पे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रही। फंडामेंटल बात आप काइंडली बात तो सुनिए। बात ये थी कि 5 स्टेट्स ने प्राइसेस एक जैसी करनी है, तो जिसको बढ़ानी पड़नी थी उसने बढ़ाना था, जिसने कम करना था उसको कम भी करना था, तो एक लेवल करना था। सभी ने बढ़ाए, घटाए तो किसी ने भी नहीं। लेवल करना था पानी को, कि कहीं ऊपर है तो उसको नीचे करना था, तो जहां हमारा कम है तो हमने ऊपर करना था, सीधी सी बात है। मैं वही कह रहा हूँ सर, सबने घटाए क्यों नहीं? और हिमाचल उसमें शामिल नहीं था, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री उस मीटिंग में शामिल नहीं था। देखिए मैं आज इस पर अधिकृत तौर पर बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वहाँ पे मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, उन्होंने समर्थन करा, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल में तो वैसे ही बहुत कम थे दर। अब सुन लीजिए, अब ये देखिए बड़ा ही विचित्र सा चित्र आपके चैनल पे बनता जा रहा है। कांग्रेस हम पे चिल्ला रही है, खुद अपने राज्य में बढ़ाए, हिमाचल में इनके वित्त मंत्री हमारे पास आए, दिल्ली में मीटिंग हुई कि बढ़ाना है, तो आप लोग महंगाई, आप लोग तो जनता के हमदर्द बनते हैं। अब कांग्रेस तो दुष्ट पार्टी है, आपका चेहरा आदर्श पार्टी है, पकड़े गए हैं, महंगाई को कम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे, लेकिन दिल्ली में दामों पर वैट भारी पड़ गया। लेकिन हम इस पूरी चर्चा में भाग ले रहे हैं, लेकिन इस बात इमेज बिल्डिंग की अगर जहां तक बात करें दिल्ली सरकार की, तो उसने 526 करोड़ रुपए का फंड इस पर एलोकेट किया। दिल्ली सरकार के पास अपने रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, कई विभागों के कर्मचारियों को वेतन तक देने का पैसा नहीं है। डीटीसी से रिटायर हो चुके हजारों पूर्व कर्मचारियों को 2 महीने से सरकार पेंशन नहीं दे पाई है, जबकि दिल्ली सरकार के करीब 4000 आंगनबाड़ी कर्मचारियों की बात करें तो 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर धरने पर बैठी हैं। टीवी पर करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी इमेज को चमका रही दिल्ली सरकार ने इस साल रेडियो और टीवी के अलावा दूसरे माध्यम से 526 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। सरकार ने इसके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में इस राशि का बाकायदा आवंटन भी किया। सरकार के पास अपने विज्ञापन और इमेज बिल्डिंग पर खर्च करने के लिए 526 करोड़ रुपए तो हैं, लेकिन डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। दिल्ली सरकार का पेंशन विभाग कंगाली की बात आरटीआई के जवाब में कह रहा है। डीटीसी से रिटायर्ड सैनिक गुलाम असगर पिछले 2 महीने से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। 61 साल के सैनिक गुलाम असगर 1 साल पहले ही डीटीसी से रिटायर हुए, लेकिन पिछले 2 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिली। 2 महीने से पेंशन बाकी रह गई है, तीसरा महीना चल रहा है। बच्चे स्कूल से वंचित हो रहे हैं, स्कूल में फीस देने के वास्ते पैसा नहीं है, घर के अंदर भुखमरी का शिकार बन रहे हैं। गुलाम असगर की तरह ही डीटीसी के करीब 12,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार से पेंशन नहीं मिल रही। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास पर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी की इन महिला कर्मचारियों को भी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। पिछले 2 हफ्ते से मुख्यमंत्री निवास के पास धरने पर बैठी इन महिलाओं को सरकार की तरफ से कोई दिलासा तक नहीं मिल पाया है। 5,000 रुपया भी हमारा किसी रूप में नहीं आता, ना ही कोई टाइम टेबल से आता है। अभी भी हमें फरवरी से हमारा कोई भी, ना तो ये किराया आया, ना ही हमारा कोई सैलरी का हिसाब किताब वो भी नहीं आया है। वृद्धावस्था जैसी दूसरी सरकारी पेंशन या फिर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन, सभी परिवार के साथ फांका काटने को मजबूर हैं। IBN 7 ने जब श्रम और परिवहन मंत्री गोपाल राय से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि सरकार के पास फंड नहीं है।
असल में पेंशन में जो पहले पैसे इनके कटे थे और उसके हिसाब से जो पेंशन इनकी बढ़ी जी, जो बढ़ोतरी के हिसाब से, तो वो पैसे खत्म हो चुके हैं। डीटीसी के पास पैसा नहीं है कि वो पेंशन दे सके। इन लोगों को पेंशन और वेतन कब मिलेगा ये बताने वाला कोई नहीं है। एक आरटीआई के जरिए सरकार ने जवाब दिया कि उसके खजाने में पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने गुणगान के लिए सरकार 526 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों के चूल्हों से ज्यादा जरूरी सरकार अपना गुणगान करना समझती है? रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और जो चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम तारुफ जल्दी करा देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बीजेपी एनर्जी सेल के राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र तनेजा जी, और इसके अलावा चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार और अकाली दल नेता हरचरण सिंह बैस साहब। सवाल है राघव, पैसे नहीं है, तमाम चीजें हैं, और इस बार बस सरकार क्या सोचती है जो कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, हम काम करना चाहते हैं, तो किसकी तरफ इशारा है? देखिए, आप इशारा किसकी तरफ करते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। जहाँ तक पैसे की आपने बात करी, इस बारी हमने बजट में इजाफा भी करा है। आपने देखा एजुकेशन का जो बजट है उसको दुगना कर दिया, हेल्थ का बजट को 1.5 गुना कर दिया, वो सब करके दिखाया है। हमने बजट प्रेजेंट करा है, हाउस ने अप्रूव करा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जहाँ तक आप लोग एडवर्टाइजमेंट बजट की बात करते हैं, मैं आज आपके चैनल पे स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। पहले जब भी बजट बनता था, जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर होता था, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी का जो खर्चा होता था, वे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक्सपेंडिचर के सामने लिखा जाता था। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट पे 40 करोड़ रुपए एजुकेशन में खर्च करना है तो वो एजुकेशन के सामने जोड़ के रखा जाता था। यदि ट्रांसपोर्टेशन ने 40 करोड़ खर्च करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के टोटल खर्चे में जोड़ के रखा जाता था। हमने वो सारे खर्चे निकालकर एक सेपरेट लाइन आइटम बनाया और थोड़ी सी बढ़ोतरी करी। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, सारे लाइन आइटम जोड़कर एक अलग लाइन आइटम, इसीलिए आपको वो पिछले साल के कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है कि नहीं पता नहीं 2000 गुना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक आप लोग वैट और ये जो आज पैसा नहीं है की बात कर रहे हैं, देखिए आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को आप लोग जो भी कर देते हैं, जो चाहे वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स दे रहे हैं, वो दिल्ली की जनता की राहत के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए खर्च हो रहा है। यहां पर CWG का घोटाला या DTC स्कैम या इस प्रकार की कोई चीज नहीं हो रही है। अभी तो जितना भी पैसा जाए, 20 तारीख को एंटरटेनमेंट टैक्स भी बढ़ सकता है, तमाम तरह की चीजें। देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स का तो 12,000 बढ़ाया गया। 12,000 करोड़ का बजटरी डेफिसिट है, 12,000 करोड़ आएगा कहां से? आलोक जी, ये नहीं, नरेंद्र जी की बात करते हैं, स्कूल नहीं बनाया, 5 महीने चले गए, अगर एक स्कूल की नींव रखी, एक पुल की नींव रखी। आलोक जी किसी को बोलना ही नहीं दे रहे हैं, आलोक जी किसी को बोलना ही नहीं दे रहे हैं, कैसे बात करेंगे? देखिए, राजनीति में सवाल उठाने का हक भी है, और अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको स्वीकार करने की भी बिल्कुल प्रेस करने का पूरा वो और खुला सहमत हूं मैं, बिल्कुल सहमत हूं। एक विनोद जी की बस बात का मैं बता दूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि DTC के बारे में कि वो अलग कॉर्पोरेशन है और दिल्ली सरकार के अधीन है, परंतु दिल्ली सरकार डायरेक्टली पेंशन नहीं देगी, वो पैसा DTC में आएगा और DTC के जरिए जाएगा, लेकिन नहीं बच रहे। और दूसरी चीज, नहीं बिल्कुल, मैं तो आपकी बात नहीं, और जो आप कह रहे हैं कि ये इशारा किसकी तरफ है, मैं बता देता हूं, फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाइएगा। हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के कब्जा कर लिया, हमारी होम मिनिस्ट्री पे दिल्ली पुलिस बिठाकर कब्जा कर लिया, मुख्यमंत्री को कहा जाता है आप अपना चपरासी नहीं नियुक्त कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हत्या कर रही है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की हत्या करने में तुली हुई है, और आज ये हम पे वैट पे और तमाम तरीके की चीजों पे हमें भाषण दे रहे हैं। नरेंद्र जी, आप वैट पे वो कह रहे हैं, वैट पे आप हमें भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका ही नहीं है। कि अभी तो इन्होंने हरियाणा सरकार की ये प्रशंसा कर रहे थे, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी ये कह रहे थे वहां पे मिलके बात हो रही है कि भाई वैट को बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पर कैपिटा एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंडिचर है, हालांकि वो एडवर्टाइजिंग नहीं, मैं उसको प्रोपेगेंडा कहता हूं, प्रोपेगेंडा का खर्चा है वो पर कैपिटा दिल्ली राज्य में जितना है, भारत के किस राज्य में पर कैपिटा एडवर्टाइजिंग का, किस राज्य सरकार का बजट इतना आएगा? किसी का नहीं है
पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार का भी नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट में आपको बीजेपी का 26 करोड़ की आप लोग जो बात कर रहे हैं, वो 526 करोड़ रुपए यदि आप पिछले सालों के एक्सपेंडिचर निकाला जाए एडवर्टाइजमेंट का रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, तो उसके सामने इतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी बीजेपी के प्रवक्ता आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता आज पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, हमारे खिलाफ भी चुनाव में इस्तेमाल करी गई थी। हमें नक्सलवादी कहा गया था, हमें भ्रष्टाचारी कहा गया था, हमें तमाम तरीके की चीजें करी गई थी। तो बीजेपी के अंदर जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वही प्रोपेगेंडा मशीनरी आपने भी महंगाई बढ़ा दी। और मुद्दे से एक बात फिर सीधे जुड़ते हुए, बहस में जाने से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, हम काम करना चाहते हैं, हमने तमाम चीजें की, लेकिन हमारे इशारा भी उन्होंने किया विज्ञापन की तरफ। और सीधे बीजेपी के प्रवक्ता के पास सीधे सवाल लगते हैं। जी नरेंद्र जी, आपको जवाब दे रहे थे, मैं जानना चाहता हूं क्या? लेकिन हाँ, मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट है, आप बीच में कहिएगा, कोई इंटरप्ट ना करे। पहली बात यह है, मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, किस राज्य के अंदर पर कैपिटा विज्ञापन की जो रेट है, खर्चा है, वो कहां पे है? और जो राघव ने बताया, मैं उसी फार्मूले को रखा हूं कि हर हेड का अलग अलग एक्सपेंडिचर मिला करके, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी वो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के अंदर संपन्नता है, जो इन्होंने करा है वो काम करने दें, हमेशा यही कोशिश रही है। अगर आप एक एक वक्तव्य को उठा करके देखिए, लेकिन उसके बावजूद आप विज्ञापन के बाद में इस तरह का प्रचार करें, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बात को जानती है, दिल्ली की जनता जानती है। मेरा ये कहना है कि आप अपने काम पे फोकस करिए, और केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली में लोग संपन्न रहे, शांति से रहे, यहाँ प्रगति यही चाहते हैं। मैं फिर आपके समक्ष रखता हूं ये बात। इन्होंने सही कहा, दिल्ली देश की राजधानी है, सब जानते हैं, मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स भी आपके जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है। परंतु देश की राजधानी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजधानी की सरकार पे, होम मिनिस्ट्री पे दिल्ली पुलिस को भेजकर, फिजिकली भेजकर कब्जा कर लिया जाए। एक मिनट, एंटी करप्शन ब्रांच नहीं, उन्होंने पूछा आप जो इतना एंटी करप्शन ब्रांच पैरामिलिट्री फोर्सेस लेके आया था, अब हमें ये कहा जाता है आप अपने सेक्रेटरी से लेकर 84 तक अपॉइंट देने के लिए, अरे मोदी जी क्यों काम कर रहे थे? अरे नरेंद्र तनेजा जी से पूछिए कि हमें नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं काम करने दे रहे, क्यों हमारी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था पे लगाम लगाई जा रही है, क्यों? अगर आज हम भ्रष्टाचार रोकते हैं, यदि बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को रोकते हैं, तो ये लोग क्यों, क्या परेशानी होती है? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को लगाम लगाएगी, नहीं देंगे लोगों को। आपको काम क्यों नहीं करते हैं? अपना ठोस काम करिए। अरे ठोस काम तो हो रहा है, जनता देख भी रही है। आप हमारा बजट देखिए, आप हमारी डिलीवरी देखिए, ठोस काम हो रहा है। आप ठोस काम की चिंता मत करिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब भ्रष्टाचार में हम लोग लगाम लगा रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को शांत करना। हरचरण जी, आपने वेट बढ़ा दिया, आपने एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया, और वाईफाई चालू है, हरियाणा ने बढ़ाया, पंजाब ने बनाया, उसका जवाब नहीं आपका। अरे सर, किसी और को भी बोलने दीजिए, आलोक जी, किसी और को भी बोलने दीजिए। आप लोगों की डिलीवरी हरचरण जी बोलना चाहते हैं, सीट भी नहीं है, फिर उसको बढ़ाएंगे, सीट भी नहीं है, एक फिर भी आप पूरा शो में सारा टाइम ले जाते हैं, बिल्कुल बोलने भी नहीं देते। लेकिन हिमाचल ने क्यों रेट बढ़ाया? आप बताइए, हिमाचल ने क्यों रेट बढ़ाया? हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में जब बढ़ाए रेट, दोष दूसरों को दे रहे हैं। हरचरण जी, आलोक जी बोल रहे हैं, खुद नहीं कर पा रहे और दोष दूसरों को दे रहे हैं। हरचरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरचरण जी, जी हरचरण जी, अकाली दल जी, मैं तो ये ना जी जी बोलिए। वो बस ये कहना, वो तमाम बहस हो रही है। मैं कह रहा था कि ये जिस बात के बारे में can I complete my sentence please? जो मैं ये कह रहा था कि ये जो जिस फैसले के बारे में आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो तो महज इतना है कि ये जो 5 राज्यों ने जो वैट को बराबर, प्राइस को बराबर लाने के लिए जो फैसला किया है, इसका तर्क क्या है, इसकी रैशनल क्या है। तो वो तो मैंने कहा आपको कि ये 5 राज्यों का एक साथ फैसला हुआ था, उसी की इम्प्लीमेंटेशन है। अब उसमें क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्या उसकी तर्कशीलता है, उसके बारे में बात हो सकती है।
अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन किसी को काम नहीं करने दे रहा या करने दे रहा है। ये तो इन बातों का तो इस बात से तो कोई संबंध नहीं है। हमारा तो इतना ही कहना है कि यहाँ तक पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी का संबंध था तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी सभी स्टेट्स को कि कुछ चीज़ों में जो प्राइस वेरिएशन होती है उसकी वजह से जो बॉर्डर एरियाज में स्मगलिंग भी होती थी जी, रेवेन्यू लॉस था, स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस भी होता था और कुछ ऐसा भी होता था कि कुछ स्टेट सफर करती थी तो उसको दूर करने के लिए किया गया है। तो सिंपल सी बात है और जो अलग बातें कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की डिमांड जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। बिल्कुल बढ़ेगा आपदा और महंगाई के लिए तैयार रहे। मैं आपको जवाब देता हूं जो पेट्रोल और डीजल सभी लोगों का आज की बहस के लिए आज सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, बात करेंगे, बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।